Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we will be studying class 11 Indian economy on the eve of independence. So this is Indian economy book and we will be starting a very first chapter. So after studying this chapter, the learners will become familiar with the state of the Indian economy in 1947, the year of India's independence. So this is the year जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी. तो जो इस टाइम जो स्टेट थी इंडियन इकोनॉमी की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, and understand the factors that led to the underdevelopment and stagnation of the Indian economy. और वो factors को हम समझेंगे जिससे underdevelopment and stagnation जो थी वो आई थी इंडियन इकोनॉमी में. सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से. The primary objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence. तो जो इंडिपेंडेंस के बाद के जो अब हमारे इंडियन इकोनॉमी है उससे हम इस चैप्टर के थ्रू फैमिलियराइज होंगे इस बुक के थ्रू. हाउएवर इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट. तो अपनी कंट्री के इकोनॉमिक पास्ट को पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उसकी प्रेजेंट स्टेट को पढ़ना एंड उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को जानना. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस. तो जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उससे पहले जो इंडिया इकोनॉमी की क्या स्टेट थी, क्या उसके फीचर्स थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड फॉर्म एन आइडिया ऑफ द वेरियस कंसिडरेशंस दैट शेप्ड इंडियाज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. एंड उन सब के चलते हुए कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी शेप की गई थी. सो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग. जो आज चल रहा है वही स्ट्रक्चर नहीं रहा था इंडिया के इकोनॉमी का. उसके जो रूट्स हैं वो हिस्ट्री में हमें मिलती हैं, पर्टिकुलरली वहाँ पर जब इंडिया जो था वो अंडर ब्रिटिश रूल था, जो कि 2 सेंचुरीज तक चला बिफोर इंडिया फाइनली वन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's ऑन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. तो जो सोल पर्पस था ना ब्रिटिशर्स का, वो था इंडिया को एक मेयर रॉ मटेरियल सप्लायर बना देना. रॉ मटेरियल सप्लायर बना देना ब्रिटिशर्स का एक सोल पर्पस था, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था रूल करने का, वो यही था. सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की थी, तो उनका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, उसको समझने के लिए ही ज़रूरी है फॉर एनी असेसमेंट ऑफ द काइंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन एबल टू अटेन ओवर द लास्ट 7.5 decades. तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा इस चैप्टर में वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत ही लो लेवल की थी कॉलोनियल रूल में, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे. सो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी. इंडिया की क्या थी, एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल से पहले जो था इंडिया वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था. एग्रीकल्चर जो था वो उसका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था फॉर मोस्ट पीपल. येट जो कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो करेक्टराइज होती थी बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन तो था, मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था, बट जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किससे कैटेगराइज होती थी, वो होती थी करेक्टराइज होती थी, वो होती थी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से. इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, और सबसे ज़्यादा वो अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से जाना जाता था. in the fields of cotton and silk textiles, metal and precious stone works, etc.
These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India. तो आप समझ रहे हो, देखो इंडिया जो था वो रिच था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स के फील्ड में, मेटल में, प्रेशियस स्टोन वर्क्स एट्सेट्रा, और उसकी क्या थी, वर्ल्ड वाइड मार्केट थे एंड उसकी डिमांड भी थी इंडिया के प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वो फाइन क्वालिटी मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे, हाई स्टैंडर्ड्स वो प्रोवाइड करते थे ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। तो ये सभी इम्पोर्ट्स में देखा जाता था। ये टेबल है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल के बारे में बताया हुआ है, सो रीड दिस। उसके बाद द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, और जो पॉलिसी कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब कि ब्रिटिश कॉलोनी ने जो परस्यू की थी, जो प्रमोट की थी, फॉलो की थी, वो किससे कंसर्न करती थी, वो कंसर्न करती थी खुद की प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन से ऑफ देयर होम कंट्री, देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उनको इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट से तो कोई लेना देना था नहीं, उनको सिर्फ खुद की जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो उनकी होम कंट्री थी, ठीक है, सिर्फ उनके इंटरेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट किया एंड प्रमोट किया था। तो सच पॉलिसीज़ ब्रॉट अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इन पॉलिसीज से हुआ क्या था, एक फंडामेंटल चेंज आ गया था इन द इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था इंडिया को into supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain। तो ब्रिटिशर्स के सिर्फ दो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे थे। फर्स्ट, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देना इनटू रॉ मटेरियल सप्लायर, एंड सेकेंड जो था वो कंज्यूमर बना देना ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो कहाँ से आते थे बनके, ब्रिटेन से आते थे। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं इसको आप हाईलाइट कर लो अपनी बुक्स में, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। जो मेन जो सोल पर्पस था ब्रिटिशर्स का, जो मेन उनका ऑब्जेक्टिव था इंडिया में आके रूल करने का, वो यही दो पॉइंट है, ठीक है, ओके। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। कहते हैं colonial government ने कभी कोई serious attempt तो नहीं उन्होंने दिखाया या किया estimate लगाने के लिए इंडिया की national या फिर per capita income का, but कुछ individual ने attempt किया which were made to measure such income, yielding, conflicting and inconsistent results उनके रहे थे। तो जो नोटेबल एस्टिमेटर्स रहे थे वो रहे थे दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्बे, फिनले शिरास, वी.के.आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई। एंड इन सब में से जो वी.के.आर.वी. राव थे उनका जो एस्टिमेट था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंसीडर किया गया था। हाउएवर मोस्ट स्टडीज़ डिड फाइंड दैट जो कंट्री की ग्रोथ थी ना ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, जो एग्रीगेट मतलब कि टोटल जो रियल आउटपुट की जो एस्टिमेशन आई थी, स्टडी आई थी कंट्री की ग्रोथ की, वो सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के ड्यूरिंग आई थी, वो थी लेस देन 2% आई थी हमारी एस्टिमेशन, विद द मेगर 0.5% किसकी आई थी, 0.5% ओनली आई थी इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। तो ये था जो लो लेवल जो चल रहा था हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का।